हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी बुक का, और इसके साथ ही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, जो पिछला एक्सरसाइज था 7.1 उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, और वहाँ पर हमने क्या सीखा था, वहाँ पर हमने किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था। और ये जो हमारा 7.2 है ना, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये रिलेटेड है सेक्शन वाले फॉर्मूला से। वहाँ पर जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लग रहा था, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर वाला। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे दो पॉइंट हैं, ये मान लो पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है, तो अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मान लो एक तीसरा पॉइंट आ रहा है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है। ठीक है, बीच में कोई पॉइंट आ गया, इसको ही बोला जाता है सेक्शन पॉइंट, जो इसको यहाँ पर से बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट जरूरी नहीं है, किसी भी पार्ट में, इधर मान लो आपका 3 सेंटीमीटर होगा, इधर मान लो आपका 2 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी अलग अलग रेशियो में क्या कर रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है। तो इस पॉइंट का ही हम लोग को जब कोऑर्डिनेट्स निकालना रहता है ना, तो उसके लिए अपन सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, आइए मैं आपको जल्दी से डिटेल में समझा देता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जल्दी से, बहुत ज़रूरी काम जो है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। और वो है क्या कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगभग मैंने मैथ्स का, साइंस का और एसएसटी का तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट मैंने नोट्स बनाया है, जिसमें आपको हर चैप्टर में 20-20 PYQs भी मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेटा जो रैशनलाइज सिलेबस से हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल किसी भी मार्केट से बुक लोगे ना, कोई भी महंगा से महंगा बुक ले लो, उसमें जो PYQ दिया हुआ है वो ऐसे PYQ हैं जो पिछले साल तो आ चुके हैं, लेकिन इस साल CBSE के रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डिलीटेड है, लेकिन उसमें दे दिया है उस बुक में, क्योंकि उन्होंने उतना मेहनत किया नहीं। तो मैंने जो PYQs बनाए हैं वो ऐसे PYQs हैं जो पिछले साल आए भी हैं और वो रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी इस साल आ भी सकते हैं। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें नोट्स चाहिए, मेरा सैम्पल पेपर वगैरह अगर चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप मुझे 83 वाला मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो भी मैं लिख करके दूंगा, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना, वहाँ पर मैं आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसका कॉस्ट वगैरह वहीं पर बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वेरी करते रहता है, ऑफर वगैरह आता है तो ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जब आप लोग जब लेना रहेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 एंड 4-3। जैसे कि मान लो ये पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसको डिवाइड करने वाले पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और वो जो पॉइंट डिवाइड करना है वो किस रेशियो में कर रहा है, तो वो 2 और 3 के रेशियो में कर रहा है। यानी कि मान लो इधर हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो 2 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं कॉपी में इसका फॉर्मूला के साथ डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करना मुझे व्हाट्सअप में अगर आपको नोट्स लेना होगा तो। और ये रहा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसको एकदम अच्छे से समझ लो, बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। देखो, हमको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, अगर 2 पॉइंट बताया गया है कि 2 पॉइंट हैं और उनको मिलाने वाली लाइन को कोई चीज़ डिवाइड कर दे रहा है, और इस डिवाइड करने वाले पॉइंट का ही अपने को रेशियो पूछ रहा है, सॉरी रेशियो बोल रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो 2 पॉइंट हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है इसमें आप लोग देखो, ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 कहलाता है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। ठीक है, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसे थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये वाला मेरा y2 होता है। ओके, उसके बाद आप देख रहे होगे कि इस फॉर्मूला में m भी लिखा हुआ है, m1 और m2। तो ये क्या होता है, तो जिस भी रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, जैसे 2:3 बताया गया था ना इसका रेशियो, तो ये 2 और 3 जो है यही मेरे m1 और m2 होते हैं। पहले वाले को अपन m1 बोलते हैं, दूसरे वाले को अपन m2 ले लेते हैं। तो इस तरीके से तुमको इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, जब इस वाले पार्ट को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी x वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। इस वाले पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक x होगा, दूसरा y होगा। तो इतने को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुमको ये x वाला पार्ट मिलेगा, और जब तुम इस वाले को सॉल्व करोगे तो तुमको ये y वाला पार्ट मिल जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला में, जिसमें अपन क्या निकालते हैं, उसमें अपन रेशियो निकालते हैं। फिलहाल तो तुम लोग बस सेक्शन फॉर्मूला में ये कोऑर्डिनेट निकालना सीखो, फिर जब आगे क्वेश्चन में पहुंचोगे ना तो वहाँ पर एक और चीज़ मैं सिखाऊंगा, जहाँ पर एक नया फॉर्मूला सीखोगे, उससे भी छोटा फॉर्मूला है और आसान फॉर्मूला है। उससे हमें क्या पता चलता है, तो उससे हमें ये वाला रेशियो पता चलता है, यानी m1 और m2 जो है ना उसकी वैल्यू पता चलती है। तो चलो फिलहाल अपन इसको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। अपन सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारा आंसर कितना आएगा, सबसे पहले m1 लिखना है। तो m1 हमारे पास कितना है, 2 है, और उसका मल्टीप्लाई कर देना है x2 से। x2 कितना है, 4 है, तो 2 × 4 हो गया। फिर प्लस की साइन लगाओ, m2 x1 करना है, तो m2 हमारे पास अच्छा, इसको कई बार टीचर अलग अलग भी लिखवाते हैं, ध्यान रखना कि x की वैल्यू अलग से निकलवाएंगे, y की वैल्यू अलग से निकलवाएंगे, लेकिन मेरे पास जगह पर्याप्त है तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर m2 और x1 करना है, तो m2 हमारे पास कितना है भैया, 3 है, उसका मल्टीप्लाई x1 से हो जाएगा जो कि हमारे पास
पास माइनस का 1 है, डिवाइड बाई में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब दूसरा अगर y वाली वैल्यू निकालेंगे तो m1 है यानी फिर से 2 हो जाएगा, फिर y2 करना है तो ये देखो ये y1 ये y2, तो हमारे पास -3 है y2, उसके बाद फिर m2 करना है जो कि 3 है, और y1 हमारे पास कितना है तो 7 है, और डिवाइड बाई में यहाँ भी 2 + 3 हो जाएगा, m1 + m2 करेंगे तो अब यहाँ से तुम्हारा वैल्यू देखो तो फट से निकल करके आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 2 हमारा 8 हो रहा है, 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस का 3, डिवाइड बाई में हमारे पास 5 आ गया, इस साइड में हमारे पास 2 3 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 3 हमारे पास 21, तो प्लस का 21 और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 8 में से 3 माइनस हो तो 5 डिवाइड बाई 5 आ गया। ये पहला क्वेश्चन इसीलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 15 बन जाएगा प्लस वाला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डिवाइड बाई 5 आ गया। अब देखिए कट भी हो रहा है तो कट कर लो, 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, और 15 डिवाइड बाई 5 यानी कि 3 हो जाता है तो 3 कर लेंगे। यानी कि जो हमारा ये इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा x और y का जो वैल्यू होगा वो 1 और 3 होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप तुमको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। मेरा मेन मकसद यहाँ पर केवल तुमको रटवाना या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना नहीं है, मेरा जो मेन मोटिव है वो है तुमको बेसिक समझाना कि एक्चुअल में बच्चे लोग जब सॉल्व करने बैठे तो उनको पता रहे कि वो क्या कर रहे हैं, केवल फॉर्मूला रट करके केवल वहाँ पर सॉल्व करके मत आ जाए, उनको पता रहे कि वो फॉर्मूला किस काम आता है। तो ये बेसिक्स मैंने कुछ सिखाया तुमको, आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ जी समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया क्या डाउट है वो भी जरूर बताना, ठीक है। चलो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, अब हम लोग उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3, यानी कि अपने पास उन पॉइंट्स का अपने को कोऑर्डिनेट्स बताना है जो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अभी तुमको शायद डायरेक्टली समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं तुमको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो देखो ये दोनों हमको पॉइंट दिया हुआ है, मैंने ये पॉइंट का नाम एक रख दिया का ए, और दूसरे वाला जो पॉइंट अपने को दिया था उसका नाम हमने बी रख दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इसमें क्या हो रहे हैं, दो और पॉइंट आ जा रहे हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड। तो मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर आ जा रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आ जा रहा है, इस वाले पॉइंट का नाम सी है और इस वाले पॉइंट का नाम डी है। अब इससे हो क्या रहा है कि ये जो कंप्लीट हमारा ए बी जो लाइन था यहाँ से यहाँ तक, अब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, और ट्राइसेक्ट का मतलब कि 3 बराबर बराबर पार्ट, यानी कि अगर तुम इसका रेशियो अगर मान लो तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी मेरा 1 है, और इसको भी मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो 3 बराबर बराबर पार्ट में हो गया ये, ठीक है। 1 1 1 तीनों को कर दिया, टोटल मान लो 3 सेंटीमीटर है तो 1 1 कर दिया तीनों को। अब अपने को बोल रहा है कि इन्हीं दोनों पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने की, ये सी वाले का कितना है और ये डी वाले का कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि सी और डी जो हमारे पास पॉइंट हमने लिए हैं, ये क्या किए हैं, इनको ट्राइसेक्ट किए हैं, इसीलिए ये बराबर बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे अपन लिखेंगे कि मान लेते हैं let point C and D are trisect, ठीक है, trisect the line, यानी जो लाइन हमारे पास था ए बी वाला उसको इन दोनों ने ट्राइसेक्ट कर दिया। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया। इट मीन्स हमारा जो ए सी है वो बराबर है सी डी के, और फिर वो बराबर है बी डी के, बी डी कह लो डी बी कह लो, दोनों बतिया एक ही है। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे बराबर हो गए, और तीनों का जो वैल्यू हमने 1 1 आपको समझा ही दिया कि कैसे आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट सी का पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला से। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये हमारे पास है भी, तो तुम इसीलिए क्या करो, तुम अपने दिमाग में ये समझ लो कि यहाँ पर मेरे पास ए था, यहाँ पर मेरे पास बी था, और इस वाले पॉइंट में मेरा सी आ गया। ए से सी के बीच की जो दूरी है वो हमारी 1 है, ठीक है, और यहाँ सी से बी तक दूरी 1 + 1 मिला दो, ये दोनों मिल जाएगा, तो ये हमारा 2 है। यानी कि जो रेशियो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है, वो हमारा 1:2 निकल करके आ जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को रेशियो इसका पता चल गया। अब इससे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है सी का, या फिर इसको ऐसे लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बाई सेक्शन फार्मूला, हम लोग यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। और फार्मूला तुम लोगों को पता ही है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखूंगा ताकि तुम लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले करना है m1, फिर कर देना है x2, फिर करना है m2 और फिर करना है x1, और डिवाइड कर देना है m1 + m2 से, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास इधर हो जाएगा सेम वही चीज़ m1 फिर y2, फिर हमारे पास m2 और y1, और डिवाइड बाई फिर हो जाएगा हमारा m1 + m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो m1 तुमको पता ही है कि जो रेशियोज होते हैं, ये पहला वाला m1 होता है, ये m2 होता है।
तो यहाँ पर हम लोग पहले 1 लिखेंगे। x2 तुम लोगों को पता है x2 किसके लिए लेना है, तो जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसमें से आपको x2 और x1 लेना है। तो ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। फिर m2 यानी कि हमारा 2 और x1 यानी कि हमारे पास 4 दिया हुआ है। डिवाइड बाई में हमारा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक, दूसरे वाला जब y वाला हम लोग जब निकालेंगे तो m1 फिर से वही हमारे पास 1 हो गया और y2 मुझे दिख रहा है साफ साफ -3 है, शायद तुमको नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट y2 है और ये वाला y1 है। उसके बाद फिर प्लस की साइन लगाओ, m2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास -1 है। डिवाइड बाई में फिर से 1 + 2 या 2 + 1, चलो 1 + 2 ही लिख देता हूँ, तो बच्चे फालतू में कन्फ्यूज आ जाएंगे। जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो हो सकता है भूल जाए कि सर ये 2 + 1 कहाँ से आ गया, यहाँ 1 + 2 कैसे लिख दिया है। बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअली ये -2 हो जाएगा और प्लस में 4 2 8 हो जाएगा। नीचे में तुम्हारे पास 3 आ जाएगा, इधर तुम्हारे पास -3 और हमारे पास 2 1 2 -2 आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर भी हमारे पास 3 हो जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेट्स को मैं इसको सॉल्व करूँ यहीं से तो मेरा आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस हुआ तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 डिवाइड पे जब मैं 3 करूँगा, 6 को 3 से डिवाइड दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं x के बदले में इस वाले के बदले में 2 लिख देता हूँ डायरेक्टली। नहीं तो आप लोग चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, इसको 5 लिख करके कटपिट करो। लेकिन मैं एग्जाम में तुमको ये बोलूँगा कि तुम लोग क्या करना कि इतने ही स्टेप बनाना, ज़्यादा स्टेप्स बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। दिमाग में जो कैलकुलेट हो जा रहा है उसको डायरेक्ट लिख देना, गलत नहीं होता है, वो सही कहलाता है। जैसे ये देखो 3 और 2 मेरा 5 हो जाएगा, तो वो तो कट होगा नहीं 3 से, तो -5 डिवाइड बाई 3 लिख दो। यानी कि जो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स थे, ये जो पॉइंट c था इसके कोऑर्डिनेट 2 और -5 है। समझ में आ गया कैसे निकलेगा, बहुत आसान था। अब उसी तरीके से अगेन यहाँ पर दोबारा लिखो, अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इक्वल टू, है ना, बाई सेक्शन फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि फिर से वही काम होगा हमारे पास पॉइंट डी का निकालने के लिए। बस इस बार अपन देखते हैं कि m1 और m2 कितना होगा, ये ध्यान देना है। तो अब देखो जब मैं पॉइंट डी के पास आऊँगा, फिर से मैं यहाँ पर तुम्हारा उसी लाइन को बना के दिखाता हूँ। ये मेरा a था, ये मेरा b था, d मेरा यहाँ पर आ रहा था, जैसे तुमने पहला वाला डायग्राम में देखा, यहाँ पर मेरा d आ रहा था, यहाँ पर मेरा c था, है ना। तो देखोगे तुम लोग d को देखोगे तो a से d की बीच की दूरी कितनी है, ये 1 और ये 1 मिला करके 2 आ जा रहा है, और d से बीच की दूरी जो है 1 है, यानी कि इधर मेरा 2 आ रहा है और इधर मेरा 1 निकल करके आ जा रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 और 1 के रेशियो में हो रहा है। ये कितने में हो रहा है, तो 2 और 1, पहले 1 और 2 का रेशियो बन रहा था, यहाँ पर 2 और 1 का रेशियो बन रहा है, यानी m1 हमारा 2 है और m2 हमारे पास 1 है। बस अब इसको भी सॉल्व कर दो। तो हम लोग m1 करना है तो इस बार पहले अपन 2 लिखेंगे, फिर x2 वगैरह तो सेम टू सेम ही रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस उसी को सेम टू सेम उतारते जाता हूँ फटाफट। ये -2 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास m2 के बदले में 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 1 प्लस या 2 प्लस में 1 कर देते हैं इस बार बेचारों को। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास m2 करना है, तो इस बार हमारे पास m2 एक सेकंड में गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, m1 करना है, वही तो मैं बोलूँ कि m2 थोड़ी करना है, m1 करना है। तो m1 हमारे पास इस बार 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास y2 कितना है, तो y2 हमारे पास ये -3 है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ लगेगा मेरे बाप, -1 हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 2 + 1 होगा। होता है, गुरुजी लोग भी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, टेंशन मत लो, होते जाएगा, लेकिन सही कर लेंगे लास्ट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 4 माइनस का और ये प्लस का 4 हो गया। नीचे में हमारे पास 3 आ जाएगा 2 + 1 मिला करके। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे तो 2 3 हमारा -6 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो +4 और -4 ये दोनों तो आपस में यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा और 0 डिवाइड बाई जो 3 होता है वो इक्वल टू 0 ही होता है, इसका वैल्यू 0 आता है। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, तो ये तो मेरा पूरा 0 हो गया। और इधर हमारे पास ये दोनों मिलकर के -7 बना लेंगे और नीचे में हमारा 3 आ जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट डी था इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 और -7 डिवाइड बाई 3 होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। और मैं एकदम डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होते जाए कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या है, उस पूछी हुई चीज़ को कैसे निकालना है एकदम अच्छे से डिटेल में, ताकि बोर्ड्स में हमारा 1 नंबर भी ना कटे। तो वो ये तुम्हारा मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चा तो जल्दी से लाइक करके कमेंट में बहुत सारे मुझे हार्ट दे दो। हार्ट मतलब कि भाई दिल वगैरह नीला पीला रंग का जो तुम लोग देते हो ना, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़। चलो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा नया टाइप से क्वेश्चन है, नया क्या करो पुराना ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में वैसे तो नहीं आता है, केस स्टडी में आ भी सकता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं दिया जाता है। चलो मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन नंबर 3 जिसका मैं बता रहा हूँ मैं आपको। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पिछले बार बच्चों को केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया था, चाहे वो हाफ ईयरली का एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारा प्री बोर्ड का एग्जाम हो, तो वहाँ पर टीचर ने इस क्वेश्चन को केस स्टडी बना करके जरूर दिया था। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, डरने का नहीं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पहले की तरह ही, भले वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा सबसे पहला मोटिव है। तो क्वेश्चन में क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट डे एक्टिविटी कराने के लिए इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD
तुम्हारे स्कूल में एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है जिसका नाम ABCD है। ओके, लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक, उसमें क्या किया गया, लाइन बनाया गया ऐसे ऐसे, ये जो 1 2 3 तुम देख रहे हो ना 10 तक, ये सब लाइन बनाया गया है। अब बोला जा रहा है कि ये जो लाइन की दूरी है वो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये सब बराबर बराबर दूरी पे है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD सो इन द फिगर 7.12, यानी कि इस वाले साइड में, ये जो मेरा AD साइड है, इसमें क्या किया, 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। तुमको यहाँ पर 100 बना के तो नहीं दिखा सकते, नहीं तो पूरा पेज फुल हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, तो भी नहीं बन पाएगा, इसीलिए कुछ फ्लावर पॉट्स बना दिया है। और बोल रहे हैं कि टोटल 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए थे और सभी की जो दूरी है वो 1 मीटर है, जैसे इधर 1 है वैसे इधर भी बराबर बराबर है एकदम, जैसे ग्राफ पेपर में होता है सेम उसी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहे हैं कि निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, यानी कि निहारिका नाम की लड़की सेकेंड वाले लाइन से दौड़ना शुरू की और वो जो है इस वाले साइड का 1/4 पार्ट कंप्लीट की है। अब ये नहीं बता रहा है कि इस साइड वो कितना कंप्लीट की है, बोल दिया शॉर्टकट में 1/4, और बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये बहुत आसान चीज़ है। अभी मैं कॉपी में समझाऊंगा तुमको, सॉल्व करके तुमको बहुत मजा आएगा। तो 1/4 इधर दौड़ गई वो AD में, एंड सेकेंड लाइन है ना, और वो क्या कि वहाँ पर जाकर के एक ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दी जहाँ तक पहुँची वो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरी लड़की का नाम था प्रीत, और वो क्या कि 1/5 दौड़ गई, यानी कि इसी वाले AD के साइड वो कितना दौड़ी है, तो 1/5 दौड़ी है, टोटल जितना भी था उसका 1/5 पर उसने दौड़ लगाया ऑन द 8th लाइन। और किस वाले लाइन से दौड़ना शुरू किया था, तो 8th वाले लाइन से दौड़ना शुरू किया था, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और उसके बाद वो जाकर के एक लाल रंग का फ्लैग लगा दी। तो मान लो कि इसका फ्लैग यहाँ पर लगा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और इसका फ्लैग मान लेते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इतना बड़ा चौड़ा जो नंबर काम किया है, इसमें पूछ क्या रहा है, बहुत आसान चीज़ पूछ रहा है, जो तुमने 7.1 में पढ़ के आया है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए और इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं बहुत आसानी से डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से इनके बीच का पॉइंट निकाल सकता हूँ और डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पहला चीज़ तो वो पूछा है, तो वो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इफ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि रश्मि नाम की तीसरी बच्ची को एक काम करना है। क्या काम करना है कि इन दोनों को मिला करके एक जो लाइन बनेगा ना, उसके बीचों बीच में कहीं पर उसको उस एक फ्लैग लगाना है ब्लू कलर का, एकदम इन दोनों को मिलाने के बाद जो भी लाइन बनेगा उसके बीचों बीच में। तो इसके लिए तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो कि आसान वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला मेहनत वाला फॉर्मूला नहीं, आसान फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एकदम बीचों बीच में बोला गया है, उसका एक आसान फॉर्मूला अलग से होता है जो तुमको बहुत ईजी याद हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, मैं तुमको एकदम बहुत रिलैक्स होकर समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे तुमको बहुत चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तुम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ पेपर में कि भैया जी ये जो लाइन होती है ये मेरी y वाली लाइन होती है, और इधर जो लाइन होती है वो मेरी x एक्सिस कहलाती है। ये y एक्सिस वाली लाइन है, ये x एक्सिस है। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है इस निहारिका वाली बच्ची का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का भी वैल्यू पता करना पड़ेगा और y की तरफ वो कितना ये भी पता करना पड़ेगा। तो तुम लोग ध्यान से देखो कि साफ साफ बोला गया था कि ये इधर से 2 नंबर की लाइन में दौड़ना शुरू की थी। कौन सा लाइन में दौड़ना शुरू की थी, 2 वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, तो वो 2 है। कितना आसानी से पता चल गया। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना रहे कि निहारिकाज एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मुझे निहारिका का एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो, या एक्स ऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि दोनों एक्स और वाई मिलाकर, तो एक्स ऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना होगा, वो मेरा हो जाएगा 2, सिंपल है। और अगर मुझे इसका वाई का निकालना है कि इधर वाले लाइन AD में ये कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेम वही चीज़ लिखूंगा मैं। देखो अभी एकदम ईजी समझा रहा हूँ। निहारिकाज y का जो ऑर्डिनेट है, इसको एब्सिसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं x और y लिखता हूँ ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। x वाले को एब्सिसा ही बोलते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट, ये सब क्लास 9th में मैंने डिटेल में सिखाया था, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो y वाला निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि टोटल हमारा 100 था, इधर कितना बोला था, 1-1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 थे। कितने थे टोटल, 1 2 3 4, इस तरीके से करते करते यहाँ 1 से स्टार्ट करके, है ना, ये भी यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था और टोटल जाकर के 100 हुआ था, और 100 तक वो नहीं पहुँची है। हमसे बोला गया है कि जितना भी टोटल फ्लावर्स था उसका 1/4 वो दौड़ी है। 1/4 मतलब क्या है, 1/4, यानी कि 100 का आपको क्या करना है, 1/4 निकाल देना है। तो सिंपली यहाँ पर तुम क्या करोगे, लिखोगे 100, टोटल 100 था और उसका वो दौड़ी है 1/4, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो इसका 1/4 से, तो तुमको पता चल जाएगा कि 100 का 1/4 कितना होता है। तो 4 का टेबल में 25 टाइम पे 100 आता है, इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 25 बन जा 25। इसके मतलब ये हुआ कि जो
निहारिका का कोऑर्डिनेट्स है, निहारिकास कोऑर्डिनेट, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, वो हो गए तुम्हारे एक्चुअल में x के लिए 2 और y के लिए 25। कितना आसान था, देखो कितना आसान है। बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए उतना लंबा चौड़ा केस हिस्ट्री बना के दिया हुआ है ताकि बच्चा थोड़ा सा डर जाए, बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाए। नहीं तो क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, एक्चुअल में तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान कर दिया है, काम को समझने के लिए दिया है उतना बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से जो प्रीत है ना, प्रीत नाम की जो लड़की हैं, उनका अगर मैं x का ऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो कितना निकल करके आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो तुम लोग बताओ इसका आंसर, ये x की तरफ कितना में कौन सी लाइन में दौड़ी है, वो 8th नंबर वाली लाइन में दौड़ी है। इसका मतलब कि x वाला जो ऑर्डिनेट होगा उसका वो 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट गलती से लगा दिया, इसको मैं उतार दे रहा था गलती से, तो 8 लिखो पहले। और उसी तरीके से अगर मैं इसके y के ऑर्डिनेट्स को देखूंगा, प्रीत है ना, y के ऑर्डिनेट को अगर मैं देखता हूँ तो वो कितना निकल कर क्या आ जाएगा, तो फिर वही चीज़ है कि टोटल 100 था यहाँ पर और उसका ये 1/5 दौड़ी है। क्वेश्चन में साफ से बोला था 1/5 दौड़ी है, तो 100 के इस बार 1/5 निकाल दो तो 1/5 करोगे तो ये कटपिट होकर के 20 आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 टाइम पे 100 आता है क्योंकि, तो यहाँ पे जो प्रीत का जो कोऑर्डिनेट्स निकल गया, प्रीत कोऑर्डिनेट्स वो कितना निकल कर के आ गया, वो निकल कर के आ गया तुम्हारा 8 x के लिए और y के लिए 20। अब बस हमने उससे साफ से बोला था कि जब तुमको जब कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो उनके बीच का तुमको डिस्टेंस निकालना है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन तुम लोग एग्जाम में पूरा डिटेल में लिखते रहना कि निहारिका एंड प्रीत, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में डिस्टेंस बिटवीन देम लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस में हमारे पास x1 का स्क्वायर और फिर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में बार बार तुमने यूज़ किया है। चलो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो x2 हमारा कितना है, इसको x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस के साइन के साथ ये हमारा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा 20 और माइनस में y1 हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा कितना, 8 में से 2 माइनस हो तो 6 का स्क्वायर और 20 में से 25 माइनस होगा तो -5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर है तो भी हम जानते हैं माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो 5 जो 25 आ गया। तो ये निकल कर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो रूट के अंदर 61 है ना, 5 और 6 11, हाँ 61 आ जाएगा। तो 61 जो है ये अब हमारा किस चीज़ में निकला, सेंटीमीटर में, मीटर में निकला। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ था ये सब मीटर में दिया हुआ था, 1-1 मीटर की दूरी पे थे, तो ये हमारा मीटर निकल गया। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके डब्बे में क्लोज कर दो, टीचर को बहुत अच्छा से लिखिएगा हिसाब से कि बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व करके डिस्टेंस 61 मीटर निकाला है, उसको अच्छे से क्लोज भी कर दिया। तो पहला काम तो तुम्हारा हो गया। अब दूसरा काम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों को मिला दो, अगर इन दोनों को मिला करके एक मैं लाइन बनाऊँ ऐसे, तो इसके बीच में कहीं पर एक झंडा लगाना है ब्लू कलर का। और उस बच्ची का नाम क्या था यार, उस बच्ची का नाम था रश्मि, आर नाम की बच्ची है, रश्मि नाम की बच्ची है, उसको यहाँ पर एक झंडा लगाना है एकदम बीचों बीच में, हाफ अवे में। तो इस पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बहुत ही आसान काम है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। देखो या तो तुम लोग वही सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, लंबा चौड़ा वाला, है ना, लेकिन जब लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला कब लगाया जाता है पता है, जब हमारे पास जो रेशियो हो अलग अलग हो, इधर हमारा 2 हो, उधर 3 हो, इधर 1 हो, इधर 2 हो, जब वैसे रहता है तब हम लोग लंबा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमारे पास एकदम बीचों बीच से दिया रहता है ना, तो मैं तुमको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, रुको एक सेकेंड, हमारे पेजेस पलट रहा हूँ बुक का, कहाँ गया वाला फॉर्मूला, मैं ये दिखाता हूँ, ये रहा। देखो जब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है एकदम स्पेशल केस, जब हमारे पास डिवाइड जो लाइन सेगमेंट जो हो वो 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड हो। 1 और 1 का मतलब क्या है कि एकदम बीचों बीच से, हाफ अवे से। ये क्या है, इधर हमारा 1 आएगा और इधर हमारा 1 आएगा। हाफ अवे का मतलब वही है कि जितना भी हो दूरी, मान लो इधर अगर 50 सेंटीमीटर है और इधर मीटर है, सॉरी मान लो 50 मीटर इधर है, 50 मीटर इधर मान लो दूरी है, तो 50 और 50 का रेशियो यानी कि 1-1 का रेशियो कहलाएगा वो एक्चुअल में। तो कहने मतलब कि जब हाफ अवे किया जाता है, एकदम आधा आधा बांटा जाता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला करके इजीली निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में हमको ये बड़ा वाला फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर बस वही फॉर्मूला का यूज़ करने वाला हूँ। देखो एकदम आराम से, हम इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा शॉर्टकट में एकदम कि रश्मि का जो कोऑर्डिनेट है, रश्मीज कोऑर्डिनेट्स, है ना, ब्लू फ्लैग करके तुम लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट में एकदम समझा रहा हूँ कि रश्मि के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। हम लोग उसके लिए जो सेक्शन, इसको भी सेक्शन फार्मूला ही बोलते हैं, बस शॉर्टकट वाला ये सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला के लिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, और एकदम डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा x1 + x2 होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास y1 + y2 होगा, और डिवाइड बाई यहाँ भी हमारे पास 2 निकल करके आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये x1 क्या है, तो यही बस हमारे पास जो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स है ना,
इनका यूज़ करना है, ये वाला का, ये और ये वाले का। तो x1 हमारे पास मान लो ये 2 है, x2 को 8 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 प्लस में 8 डिवाइड बाई में 2, और y1 हमारे पास 25 है, प्लस में हमारा 20 हो जाएगा और डिवाइड बाई में 2 फिर से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 2, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 45 डिवाइड बाई 2। तो बस इसको इतने 45 क्योंकि कट हो नहीं रहा तो उसको वैसे ही रहने, तो ये कट हो रहा है तो इसको तुम लोग लिख दो 5, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 45 डिवाइड बाई 2। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा रश्मि का, जहाँ पर वो लगाने वाली है कौन सा झंडा, तो ब्लू कलर का झंडा। तो इतना आपका आंसर ये भी निकल करके आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ अगर इसमें और दिया हुआ रहता, तो वैसे तुम्हारे बुक में आंसर दिया है लेकिन क्वेश्चन मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा, वो चीज़ पूछा हो कि इसका जो लाइन है ना वो कौन से लाइन पर लगाएगी। जैसे ये दूसरी लाइन पर दौड़ रही थी, ये 8वीं लाइन पर दौड़ रही थी, तो रश्मि का लाइन कौन सा होगा, तो यहाँ पर तुम लोग देखो x वाले का वैल्यू 5 है, यानी कि यहाँ पर ये जो 5th नंबर का लाइन है, ये दूसरा तीसरा चौथा है ना, 5वां मान लो यहीं पर बीच में कहीं पर, यहाँ पर ये मान लो हमारा 5th नंबर का लाइन आएगा, और यहाँ पर ही वो क्या करेगी, अपना झंडा को लगाएगी, यानी कि 5th वाले लाइन पर झंडा लगाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 5th निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में 5th लाइन भी लिख देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में यही आंसर दिया हुआ इसी टाइप से है ना। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में 5th लाइन कर दिया, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, तुमसे इस चीज़ को पूछा ही नहीं, तुमसे बस कोऑर्डिनेट्स पूछा था। तो ये हो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर तुम्हारा इस वीडियो को देखने से पहले डाउट था और इस वाले वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा डाउट खत्म हो गया तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे लिए इसी टाइप के वीडियोस बनाने में। और मैं चाहूँगा कि आगे जो हमारे चैप्टर अभी आने वाले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, उसे भी मैं आपको इसी तरीके से बहुत आसान मेथड में बताऊँ ताकि तुम लोग को मजा आ जाए मैथ्स पढ़ने में। चलो जो 4th क्वेश्चन है उसे सॉल्व कराता हूँ। सो 4th क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने तुमको शुरुआत में कहा था। मैंने तुमसे क्या बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला 2 तरीके से यूज़ करते हैं अपन। पहला तो हमें क्या करना रहता है, रेशियो निकालने के लिए यूज़ करना रहता है, और दूसरा बीच में जहाँ पर भी वो आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है उसी टाइप से इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इज डिवाइडेड बाई -1 and 6, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उनको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो भी अपने को बता दिया है। पहले पॉइंट नहीं बताता था, पहले रेशियो दिया हुआ रहता था, हमको वहाँ से पॉइंट निकालना रहता था, लेकिन इस बार अपने को बता दिया है कि उसके पॉइंट कितना है और हमसे पूछा है कि रेशियो कितना है। तो देखो इसके लिए एक्चुअली में तुम्हारे बुक में एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूला याद करने पड़े। तुम केवल ये फॉर्मूला याद रखो और ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ताकि तुम्हारा ये तो काम आसान करने के लिए है। बाकी 2 फॉर्मूला से तुम्हारा पूरा चैप्टर बन जाएगा। इसके अलावा तुमको ये तीसरा वाला बहुत रेयरली ही यूज़ करना पड़ता है, अगर कहीं पर जरूरत पड़ा तभी मैं करूँगा, अदरवाइज हम लोग इसी फॉर्मूला से इसके रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है और मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको मैंने ए, बी और सी नाम दे दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो 2 पॉइंट्स हैं उसका नाम ए और बी है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो लाइन बन रहा है, इसी लाइन को ये तीसरा वाला पॉइंट जो सी है ना वो आकर के कट कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमको ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है, ठीक है, इस रेशियो का वैल्यू कितना है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम मेथड है, एक तो सिंपल सा मेथड है। उसके लिए क्या करना है, तुमको रेशियो को K/1 मान लेना है। लेट द रेशियो, मान लेते हैं कि जो हमारा रेशियो है वो कितना है, तो वो हमारा K/1 है। कहीं पर भी रेशियो क्वेश्चन है ना तो बस इसको याद रखना कि अपने को K/1 मान करके सॉल्व करना है, तो तुम्हारा जो आंसर है बहुत ईजिली निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब K/1 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक K है और इधर से इधर हमारे पास 1 है, और उसी से हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। टेंशन मतलब तुम लोग कि सर यहाँ पर 1 हम कैसे मान लें, इसको तो चलो समझ लेते हैं कि ये K है तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। अब इधर 1 तो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमने कैसे मान लिया, तो इसका एक मेथड है, तुम्हारी 1 का भी वैल्यू निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले तुम इसको सॉल्व कर लो। तो हमने मान लिया कि जो रेशियो वो K/1 है। अब हम लोग यहाँ पर से यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, है ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हमारा जो सेक्शन फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालने वाले होंगे। यहाँ पर जो हमारा देखो सेक्शन फार्मूला में मैं 2 काम करता हूँ, मैं x और y दोनों का वैल्यू निकालते हुए चलता हूँ, लेकिन इस बार अब आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ों को निकालना है। सबसे पहले आपको x वाले का जो वैल्यू है उसका यूज़ करना है। हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो पार्ट है अगर उसका वैल्यू निकालना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, m1x2 और प्लस में m2x1 करते हैं और डिवाइड बाई में m1 प्लस m2 करते हैं, ये करते हैं। और फिर दूसरा वाला जो y जब निकालना रहता है तो इसी में बस y1 और y2 कर देते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। लेकिन इस बार अपने को केवल इतना ही से काम बन जाएगा, पूरा सेक्शन फार्मूला भी यूज़ नहीं करना है। हम x के बदले में जानते हैं कि पहला वाला तो x है, ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 पुट करेंगे। इक्वल के उस साइड में हमारा m1 कितना है, तो ये मेरा m1 है ना, और m2 कितना है, तो ये मेरा m2 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेशियो को ही m1 और m2 बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बदले में लिखेंगे m1 के बदले में k, और x2 जो है हमारे पास, अब x2 और x1 क्या है, तो x2 x1 यही है जो पहले रहता था हमारा, सो a वाला नहीं, a और b वाला, यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 और x1 बोलते हैं।
तो x2 हमारे पास ये 6 है, तो 6 को लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद फिर प्लस में m2 यानी कि 1 हो जाएगा। आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, बाकी पहला क्वेश्चन तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग x1 से, तो जो x1 है वही निकल करके आता है। ठीक है, नीचे में हमारा m2 प्लस m1 यानी कि हमारे पास k और प्लस में 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा अलग से फॉर्मूला दिया ना एनसीईआरटी की बुक में, वो एक्चुअल में इसी फॉर्मूला को समराइज करके या कह सकते हो मॉडिफाई करके दिया हुआ है। वो कोई नया फॉर्मूला भी नहीं है, वो इसी फॉर्मूला से बनाया गया है। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो k प्लस 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर आकर के -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -k हो जाएगा, और ये +1 इधर आकर के -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, इक्वल के उस साइड में हमारा 6k बन जाएगा ये, और यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। k को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर मेरे पास -1 है, इस 3 को इधर ले आता हूँ तो प्लस वाला 3 हो जाएगा, इधर मेरे पास 6k है, इस वाले को उधर ले जाऊँगा तो मेरा प्लस का k हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 2, और इधर निकल करके आ जाएगा मेरा 6 और 1 मिल करके 7k बन जाएंगे। अब k की वैल्यू तो 7 उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू k निकल करके आ गया, यानी कि जो मेरा रेशियो है ना वो कितना होगा, सो रेशियो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2:7 निकल करके आ गया। अब बोलोगे सर जी वो सब तो ठीक है, हमारी स्कूल में भी टीचर ने ऐसे ही बताया था कि यहाँ से k का वैल्यू निकालो और जो भी k का वैल्यू निकल करके आया फ्रैक्शन के फॉर्म में वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। फ्रैक्शन नहीं भी आता तो मान लो नीचे में अगर 1 आ जाता तो 2:1 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक डाउट है, बच्चों को डाउट क्या रहता है कि सर हमने शुरू में तो जो रेशियो माना था वो यहाँ से यहाँ तक को k माना था, इसका मतलब कि इसका वैल्यू 2/7 होना चाहिए और इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो हमने डायरेक्ट 2:7 कैसे लिख दिया। तो इसका देखो एक बेसिक तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का, इसका मेथड क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिखा। ठीक है, क्योंकि टीचर लोग इसको बहुत बार नहीं समझाते तो बच्चे लोग ज़िंदगी भर बस रटे रह जाते हैं कि k का वैल्यू निकालो और उसी को बस लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुमको समझना भी पड़ेगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास किसी का भी रेशियो निकल करके आता है, जैसे हमारे पास ये 2/7 आ जाता है k का, और हमने इधर अपना 1 का रेशियो ले लिया, इस तरीके से कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन से हटाना है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन से हटाना चाहूँ, इसको मैं एग्जैक्ट इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ रहे तो दोनों में सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई, सेम चीज़ों का डिवाइड किया जा सकता है, और इस रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, यानी कि फ्रैक्शन होता है इसका मतलब। तो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, ये क्लास 6-7 का टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा 2/7 है इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और इधर जो मेरा रेशियो 1 है उसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रूल ये कहता है कि अगर आप इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो इधर जरूरी थोड़ी था कि हम इधर कुछ करें। और इधर हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये नीचे से जो 7 वो कट हो जाए। हमने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और इधर 1 7 जा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2:7 हो जाता है, ऐसे बनता है ये डिटेल में। बाकी तुम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो अगर k का वैल्यू निकल करके गया तो जो रेशियो होगा वो 2:7 होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और कसम से बता रहा हूँ कि अगर तुमको वाकई अगर मजा आ जा रहा है ना तो बड़े बड़े मुझे हार्ट दे दो तुम लोग कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के पास। अब अपन 5th क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है फिर से रेशियो फाइंड करने के लिए, और उस पॉइंट का रेशियो फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के लाइन को। लेकिन पिछले बार हम लोग का जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और उसका यूज़ करके हमने उसका रेशियो निकाला था। इस बार बोल रहा है कि डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, इस बार अपने को कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और ये भी बताना है कि पॉइंट डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। यानी कि वही चीज़, पहले आप रेशियो निकाल लो और फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो देखो भाई पिछले बार क्या था कि हमने यहाँ पर जब अपने को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे -1 और 6, तो हमने उस -1 का यूज़ करके, आप लोग चाहो तो 6 का भी यूज़ कर सकते हो। हमने -1 को आसान लगा कि -1 का हम जल्दी यूज़ कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने -1 का यूज़ करके रेशियो ईजिली निकाला था। लेकिन इस बार तो अपने को ये चीज़ दिया ही नहीं है, तो अब रेशियो कैसे निकालेंगे। चलो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़ेदार है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को जो पॉइंट के नाम दिए थे ए और बी वो मैंने लिख लिए हैं, और हम लोग जो तीसरा पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है उसका नाम हमने पॉइंट सी रखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने नहीं लिखे हैं, वो थोड़ा सस्पेंस है, वो भी तुम लोग को समझ में आएगा, तुम लोग खुद ही लिख लोगे इस पॉइंट को। मान लो यहाँ पर मेरा ए है, यहाँ पर मेरा बी है, और इस जगह पर कहीं पर मेरा पॉइंट सी है। रेशियो के लिए तो हम लोग जानते हैं कि k/1 लिखना रहता है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग रेशियो मान करके। लेकिन इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तभी तो हम बनाएंगे ना कि ये हमारा वैल्यू कितना है, या k का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, तो बहुत ही आसान है, एक वर्ड लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, उसने बोला था कि ये दोनों जो लाइन बन रहा है, ए और बी को मिलाकर के जो लाइन बन रहा है,
ये लाइन एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहा है। एक्स एक्सिस के द्वारा कट होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में ये लाइन पड़ रहा है कहीं पर, एक्स एक्सिस में कहीं पर आ रहा है। जैसे कि मैं तुम लोग को अगर इसको तुम डिटेल में समझाऊँ ना, तो ये देखो इस तरीके से ग्राफ पेपर मेरा वाई होता है, ऐसे मेरा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा पॉइंट ए होगा और यहाँ पर मेरा पॉइंट बी होगा, और इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो इस जगह पर कहीं पर मेरा ये दोनों पॉइंट से जो बना हुआ लाइन है ना वो कट होगा। एक्स एक्सिस में कट होने का मतलब ये होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब अगर ये एक्स एक्सिस में कट हो रहा है तो क्लास 9th में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में होता है उसमें एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि 1 2 3 4 कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पर, लेकिन वाई की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्लास 9 का टॉपिक है, क्योंकि वाई के लिए हम लोग को या तो ऊपर जाना रहता है तो नीचे आना रहता है, लेकिन ये पॉइंट तो एक्स वाली लाइन पे है, तो इसका मतलब कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो मेरा सी है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स के लिए तो होगा कुछ ना कुछ, जो हमको फिलहाल नहीं पता है, लेकिन वाई के लिए 0 हो जाएगा। और इस 0 का ही यूज़ करके अपन यहाँ पर से रेशियो को निकाल सकते हैं, और जब रेशियो निकल जाएगा तो ये एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा। समझ में आया बुआ लोग? तो यहाँ पर देखो, लिखो इसको, लेट द रेशियो, मान लेते हैं कि जो हमारा रेशियो है वो कितना है, तो वही हमारा के रेशियो 1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वही बाई सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि पिछले बार हमारा x वाला जो था वो हमारा -1 था, आसान था, इसलिए हम लोग 6 वाले का यूज़ नहीं किया पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस बार हमारे पास ये वाला आसान है, तो हम लोग इस बार 0 का यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि हम लोग y का यूज़ करेंगे बाद वाले का, और उसके लिए हमारे पास वही सेम फार्मूला होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 और डिवाइड बाई में हमारा m1 प्लस m2। तो बस यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो 0 लिख लो, m1 हमारे पास कितना है, k है तो k लिख लेते हैं, y2 कितना है तो भैया y2 हमारा 5 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। फिर m2 कितना है, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, और y1 कितना है तो y1 माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लो, डिवाइड बाई में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1 आ जाएगा। अब ये जब k प्लस 1 इधर आएगा तो k प्लस 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, है ना। इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई k प्लस जब 1 होगा तो 0 होगा, लेकिन इस साइड में हमारे पास ये बन जाएगा 5k, k का मल्टीप्लाई होकर के, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 5 बना लिया, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 = 5k माइनस में 5। अब इन चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर दो तो -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 5k रह गया। अब इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 = k आ गया, यानी कि 1 = k हो जाएगा। k की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो 1 निकल करके आ गई। और मैंने पिछले बार ही समझाया था कि अगर 1 निकल करके आ रहा है उसका मतलब 1 डिवाइड बाई 1 है, इसका मतलब कि जो रेशियो है, इसलिए जो रेशियो हमारा निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, वो 1:1 निकल करके आ गया। खेल खत्म। समझ में आया ना। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा तो जो भी फ्रैक्शन हो उसी को रेशियो के फॉर्म में लिख दो। अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी होल नंबर आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो 4:1 लिख देना है, और कुछ नहीं करना, कि 4 के नीचे भी तो 1 छुपा ही रहता है ना बबुआ लोग। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो रेशियो हमारा निकल करके आ गया, यहाँ पर हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है। अब हम लोग से क्या बोला है कि भैया जब रेशियो निकल करके आ जाए तो आप लोग इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दो। तो हमको दूसरा वाला कोऑर्डिनेट तो पहले से पता है कि y की वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि x एक्सिस में ये कट हो रहा है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट तो पता है। अब पहला वाला जब कोऑर्डिनेट x वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है, और 1:1 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा बीचों बीच से हो रहा है, हाफ अवे हो रहा है, जो हमारा शुरू वाले क्वेश्चन में हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हाफ अवे, जहाँ पर मैंने समझाया था कि जब हाफ हो जाए तो हम लोग ईजी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर y का वैल्यू तो पता ही है, बस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स, नाउ कोऑर्डिनेट, या फिर x कोऑर्डिनेट, x ऑर्डिनेट लिखता हूँ इसको मैं x बना देता हूँ, ठीक है। ये x है, x और काका लिख रहा हूँ मैं उल्टा सीधा, रुको फिर से, x ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C का जब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपली मैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं बड़ा लंबा चौड़ा m वाला फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 1:1 है। तो x1 कितना है मेरे पास, ये देखो, ये मेरा 1 है, और x2 कितना है तो -4 है, तो 1 प्लस में -4 डिवाइड बाई मेरा 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3, ठीक है ना, प्लस माइनस होगा, हाँ, तो माइनस का 3 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, हैंस कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास ऑफ पॉइंट
सी वो कितना हो गया, तो x के लिए हो गया -3 डिवाइड बाई 2 और y के लिए तो 0 था, ये शुरू में हमको पता चल गया था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान मेथड से तुम्हारा कंप्लीट होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चा लोग, सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। अब ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम लोग को भी मजा आए, तुम्हारे फ्रेंड को भी मजा आए और मुझे भी मजा आ जाए, सबको मजा आ जाए एक ही बार में। चलो जो 6th क्वेश्चन है अब उसे सॉल्व किया जाए। सो 6th वाले में क्या बोला जा रहा है कि अगर 1 2 4y x 6 एंड 3 5 ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, यानी कि कॉर्नर है। पैरेललोग्राम जानते हो ना, उसका यहाँ पर 4 पॉइंट होता है, उन चारों पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो फाइंड दी x और y, तो यहाँ पर जो x और ये जो y है इसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे लग रहा होगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। फिर से कॉन्सेप्ट समझोगे तुमको आसान लगने लगेगा। चलो कॉपी में समझा दो कॉन्सेप्ट। तो देखो तुम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझो कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे लाइन से आपको A फिर B है ना, ये मान लो पहला वाला A का है, दूसरा वाला B है, ये C और ये D है, ठीक है। तो लाइन से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमसे यहाँ पर जो x और यहाँ पर जो y आ रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया अब इस पैरेललोग्राम का तो कोई फॉर्मूला अपने को याद नहीं है, हम लोग तो 2-3 फॉर्मूला जानते हैं, जो हमारा सेक्शन फार्मूला है उसी में से, मतलब जो फॉर्मूला बन रहे हैं उसी सेक्शन फार्मूला से बन रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी लगा करके इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का, और वो क्या कहता है पता है कि कभी भी जब पैरेललोग्राम के तुम डायगोनल्स बनाओगे ना, डायगोनल्स यानी कि ये वाली जो लाइन है, इतना तो जानबे करोगे, क्लास 10 में पहुंच गए हो, तो ये जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जहाँ पर भी ये टच हो रहा है ना, यहाँ पर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, ई है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, ई रख दिया। तो ई जो होगा वो इस AC का भी मिड पॉइंट होगा और इस DB का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि वी नो, हमको ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, अरे यार ईच होगा और फिर अदर होगा, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इस बाइसेक्ट वाले जो हमारे रूल है इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं सर इस क्वेश्चन में, तो वो भी बहुत आसान है। बाइसेक्ट करेंगे मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो बराबर है, यानी कि A से लेकर के E तक का रेशियो 1 है और ये भी 1 है, जिसको हम लोग हाफ अवे भी कहते हैं। और जो मैं उतने देर से हाफ अवे वाला फॉर्मूला तुमको बता रहा हूँ ना, उसका एक और भी नाम है, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, मिड पॉइंट वाला नाम है। यानी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, एकदम बीचों बीच का अगर पॉइंट निकालना हो तो उसको अपन मिड पॉइंट बोलते हैं, और उसी फॉर्मूला को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं, हाफ अवे वाला फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC का यूज़ करके E का जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करेंगे। बोलोगे सर E का कोऑर्डिनेट क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो x और y चाहिए। तो बेटा सब्र करो थोड़ा सा, पहले E का तुम फाइंड तो करो, फिर देखो कितना मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो E इज़ मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका, तो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड जो इधर वाला डायगोनल है इसका भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AC और BD दोनों के मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं AC का यूज़ करूँ, है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ E बाय यूजिंग A एंड C, ठीक है। अगर मैं A और C का यूज़ करूं और E का मिड पॉइंट, E का जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालना चाहूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुमको पता ही है। अगर ये मिड पॉइंट है, यानी कि हम लोग का 1 और 1 के रेशियो में अगर आ रहा है, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से x1 कितना है मेरा, x1 1 है, बहुत अच्छी बात है, प्लस x2 कितना है, तो x2 के बदले में x दिया हुआ है तो x उतार लो, डिवाइड बाई 2 है तो उसको उतार लो। उसके बाद फिर y2 और y1 कितना है हमारे पास, तो y1 2 है और y2 6 है, तो ये हो जाएगा 2 + 6 और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इसको तुम लोग सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हो, कि स्टेप और आगे कर सकते हो। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से 1 + में x डिवाइड बाई में 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और 2 हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में 4 लिख देता हूँ, क्योंकि टाइम पास अपने को नहीं करना है, टाइम बचाना है अपना। तो ये हमारा E के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, और किधर से निकले, जब हमने इन दोनों का यूज़ किया था। अब हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे और E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर से हम लिखेंगे अगेन, दोबारा से कोऑर्डिनेट्स ऑफ E बाय यूजिंग, हम लोग इस बार किसका यूज़ कर रहे हैं, B एंड D का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस बार x1 x2 जो लिखेंगे हम लोग वो B और D का यूज़ करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर से वही सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 + x2, है ना, मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, और y1 + y2, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट ही है इस वाले लाइन का भी।
तो हमारे पास बनेगा कितना, x1 कितना है इस बार, तो x1 हमारे पास मान लो ये 4 है और x2 कितना है तो 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 + 3 डिवाइड बाई में 2। और इधर हमारे पास y1 और y2 कितना है, तो y1 के बदले में y दिया हुआ है और y2 के बदले में 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y + में 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है, यानी कि कट पिट तो हो नहीं रहा, तो 4 और 3 7 डिवाइड बाई 2 कर दो और इधर हमारे पास y + 5 डिवाइड बाई 2 कर दो। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाला है और ये जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाला है, क्या दोनों अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो इसी पॉइंट ई के ही हैं, यानी कि ई का जो कोऑर्डिनेट होगा तो वो तो वही पॉइंट होगा ना। ई के लिए अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो मुझे भले यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा और यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा सेम होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ई इधर उधर थोड़ी हिल रहा है, वो तो एक ही जगह पर जमा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स भी उसके सेम होंगे। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंपेयर करना बोलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, ऑर्डिनेट्स, इतना सारा स्पेलिंग याद रखूं यार मैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये जो x का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों बराबर ही होंगे, सेम होंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 + में x डिवाइड बाई 2, वो बराबर है 7/2 के। बस यहाँ से तुम्हारा x वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, देखो 2 को इधर ले जाओ तो 2 7 = 14 हो जाएगा और इस 2 को इधर ले आओ तो 2 1 = 2 और 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ गया, इक्वल नहीं यार इतना लंबा चौड़ा क्या कर रहा हूँ, इसी 2 को उधर ले जाता हूँ, बट इतना लंबा चौड़ा फालतू, ये 2 उधर चला जाएगा, इधर मेरा 1 + x हो जाएगा, इधर हमारे पास 7/2 है, ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे x वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो x = हो जाएगा 1 उधर जाकर के माइनस में, तो 7 - 1 यानी कि हमारे पास 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 6 निकल कर के आ गया। और उसी तरीके से जो y वाला है वो भी बराबर है, यानी कि 4 = y + 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये वाला y का पार्ट और ये y का पार्ट इक्वल है, तो यहाँ से फिर वही काम करो, 2 को इधर ले आओ तो 4 × 2 = 8 = y + 5 आ गया, 5 को इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 आएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट x का जो वैल्यू है वो 6 है और y वाला जो वैल्यू है वो 3 है। बस यही अपने को निकालना था क्वेश्चन में। देखो कितना आसान है। तो कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ता है, कुछ नए चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। नया क्या है, ये तो वैसे ही पुराना है बाइसेक्ट वाला, बाकी इनका भी यूज़ अपने को करना पड़ सकता है अगर डायरेक्ट हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्वेश्चन होता है बच्चा कंप्लीट। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके से मज़ेदार मेथड में। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा आसान करके दे दिया अपने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए जहाँ पर ए बी जो है ना वो डायमीटर है सर्कल का और जिसका सेंटर जो है वो अपने को दिया हुआ है 2 - 3। सर्कल का सेंटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, बता दिया कि ए बी डायमीटर है और जो पॉइंट बी है उसके भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो ए का तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलो कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया, ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ए बी जो है मेरा डायमीटर है, बीच में एक पॉइंट सी दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि सी की वैल्यू इतना इतना है, बी की वैल्यू इतना है, ए की वैल्यू बताइए, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो बताइए। हमने मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे, पहला वाला एक्स होगा दूसरा वाई होगा, वही तुम लोग जानते ही हैं। और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बी और सी का अगर वैल्यू दिया हुआ है, तुम लोग जानते हो कि जो सेंटर होता है वो क्या करता है, डायमीटर को बीचों बीच में आता है। जो डायमीटर होता है उसके सेंटर में ही तो हमारा सेंटर आता है ना, यानी बीच में आता है। इसका मतलब ये जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो इसको तुम लोग लिख भी दोगे एग्जाम में कि सी इज सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, एंड ए बी इज डायमीटर। ए बी जो है वो मेरा क्या है, डायमीटर है, इसलिए सी इज मिड पॉइंट। ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये हमारा बीचों बीच में आ रहा है, इधर भी 1 रेशियो है इधर भी 1 रेशियो है, तो बस हाफ वे वाला फॉर्मूला लगा दो। तो हाफ वे वाला फॉर्मूला से तो हम लोग बीच वाला वैल्यू निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाफ वे वाला फॉर्मूला से इसका वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझो। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स का, जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसका वाला पहला जब वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट या फिर एक्स ऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट नहीं लिखता हूँ इसको, मैं एक्स बना देता हूँ, एक्स ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का अगर मुझे एक्स ऑर्डिनेट निकालना रहे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि जो एक्स वाला है उसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करना रहता है। लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे क्योंकि x हमने क्या किया है, ए के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है, तो यहाँ पर अब इसके बदले में x नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो x है वो पहला वाला है, बस मैं x को समझाने के लिए लिखा था, तो मैं इस x के बदले में क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे 2 बना दूंगा,
ख़राब लग, मैं बहुत ज़्यादा कचड़ा बना दे रहा हूँ यार, बहुत खिचड़ी बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। 2 इक्वल टू जो होगा वो हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा। बुझा गया बच्चा लोग। अब बोलोगे सर x1 और x2 क्या है हमारे पास, ये तो b वाला जो है वो हमारा x2 है और x1 तो हमारे पास है नहीं, तो x1 है ना बच्चा लोग, ये देखो x1 हमारे पास ये x है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 और ये 2 जो है इसको ले आते हैं इधर तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। इक्वल को साइड में x1 के बदले में x रख देता हूँ जो कि a का कोऑर्डिनेट है और x2 के बदले में ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये 2 2 जब 4 हो गया, ये 1 इधर आकर के माइनस का 1 इक्वल को साइड में x आ गया, यानी कि x जो वैल्यू है वो 3 हो गई। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट A है इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यानी x वाले का वैल्यू 3 है। उसी तरीके से मैं अगर y ऑर्डिनेट निकालूँ, मैं y ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, आप ऑर्डिनेट भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो ना, ध्यान रखना दोनों चीज़ें सही होती हैं। तो हम लोग y वाले के लिए जानते हैं कि y हमारे पास -3 दिया हुआ है पॉइंट C का, ये देखो, और यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 लगेगा। तो इस 2 को फिर से इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई 2 हो गया। y1 हमारे पास कितना है, तो y1 के बदले में y वर्स लिख दो, ये वाला a का जो कोऑर्डिनेट्स है अभी तो फिलहाल हमको पता नहीं है, और y2 कितना है तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस में 4 और ये 2 तो हमने पहले इधर ही ले आया है, तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से कितना -6 और ये जो 4 इधर आकर के -4 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में y बचेगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो -10 है, यानी कि जो हमारा ये a का जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो -10 है। तो इस तरीके से तुम्हारा a का वैल्यू भी निकल गया। तो देखा, जो फॉर्मूला पता है उसी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इसमें या इसमें से किसी भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ये अपने को या तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, अगर इसका वैल्यू दिया रहता तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो बेटा गड़बड़ बिल्कुल मत करना, इसी तरीके से बना करके आ जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है बच्चा लोग कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बनाया जाए, जो कि हमारा थर्ड लास्ट है इस चैप्टर का। सो देखो 8th वाले में बोला जा रहा है कि अगर a और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इतना और इतना है, a और b का कोऑर्डिनेट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाइए सच दैट AP जो है वो इक्वल है 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AP का रेशियो भी अपने को बता दिया है और यहाँ पर बोल रहा है कि जो P है वो लाइन सेगमेंट AB पे ही लाई करता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या होगा आओ समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या किया गया है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं और बोल रहा है उनके बीच में ही कहीं पर पॉइंट P आ रहा है और इसी पॉइंट P का अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये जो P है उसका एक रिलेशन बताया गया है पूरे AB के साथ। वो रिलेशन क्या है कि जो AP बन कर के आ रहा है मेरा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 3/7 है पूरे AB का। तो बच्चा अगर मुझे इस पॉइंट का, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और 2 पॉइंट के बीच में अगर वो पॉइंट आ रहा है, कहीं पर भी ना, बीचों बीच नहीं, सेंटर में नहीं, कहीं पर भी आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को इसका ये पता होना चाहिए कि रेशियो कितना है, यानी कि इस लाइन को ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पर से रेशियो वाला, नहीं कि हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है यहाँ पर रेशियो का यूज़ करते हैं हम लोग, उसका यूज़ करके हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको इन दोनों का रेशियो नहीं पता है। यहाँ पर देखो AP और AB, AP और कंप्लीट AB का दिया है, जबकि हमको रेशियो यहाँ से यहाँ तक का जानना है, यानी कि अपने को क्या जानना है, अपने को AP डिवाइड बाई PB जानना है, ठीक है। AB डिवाइड बाई PB मतलब कि AP रेशियो PB, ये डिवाइड का मतलब ही रेशियो होता है। तो अपने को एक्चुअल में ये जानना है, तो वो कैसे जानेंगे, उसके लिए अपन यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करेंगे इस चीज़ को। हमारे पास AP है, इधर हमारे पास 3/7 है। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को 2 पार्ट कर सकते हैं, एक AB कर सकते हैं, AP कर सकते हैं और प्लस में PB कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इसको, तो वही करता हूँ मैं, AP प्लस में PB या फिर BP जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर से आपके पास ये 7 को आप लोग इधर ले आओ, तो 7 यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 AP बन जाएगा और इस 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 AP और प्लस में 3 PB, ठीक है। बुझा गया मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस AP को एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 7 AP और ये 3 वाला इधर आकर के माइनस का 3 AP हो जाएगा कि उधर प्लस में था, और इधर अभी हमारे पास 3 P और B बच जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ पर से 4 AP और इधर हमारे पास 3 PB बन गया, और हमको तो यही रेशियो ही निकालना था, PB को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो AP डिवाइड बाई PB इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 और ये 4 इधर आकर के डिवाइड बाई 4, यानी जो रेशियो निकल करके आ गया वो 3/4 निकल करके आ गया। बस हो गया काम खत्म, मेन ये चीज़ देना था बस। अगर ये चीज़ दे दिया तो हम लोग को ये पता चल गया कि 3/4 में बटा हुआ है। बस हम लोग यहाँ पर से सेक्शन फॉर्मूला लगा करके P का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, इसलिए कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला,
खत्म क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आधा कर देता हूँ, आधा तुम लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि मेन जो काम था मैं तुमको समझा ही दिया। सेक्शन फॉर्म तुमको पता ही है क्या करना है, तुमको लिखना है m1, उसके बाद करना है x2, फिर करना है m2, फिर करना है x1 डिवाइड बाय में हमारे पास m1 प्लस में m2 कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर इधर हमारे पास तुम लोग जानते ही हो कि m1 y2 और फिर प्लस में m2 y1 होता है, और डिवाइड में फिर से वही m1 प्लस में m2 होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर से सबका वैल्यू बस मैं समझा देता हूँ एक बार, और अगले स्टेप में तुम लोग खुद ही इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना कितना आंसर निकल कर क्या रहा है। m1 क्या है, तो यही जो रेशियो हमने निकाला, ये हम लोग जानते हैं रेशियो ही m1 और m2 होता है, तो m1 हमारा 3 है, x2 कितना है, तो यहाँ पर जो a और b के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, ये x2 है और ये x1 है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये 2 हो जाएगा। फिर प्लस में m2 कितना है, तो ये वाला जो सेकेंड रेशियो 4 है वो m2 है, तो यहाँ पर 4 लिख लो। और मल्टीप्लाई में हमारे पास x1 कितना है, तो x1 हमें -2 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो ये वाला x1 -2, डिवाइड में हमारे पास 3 प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर भी हमारे पास वही चीज़ होगा, 3 मल्टीप्लाई में y2 कितना है भैया, तो -4 दिख रहा है मुझे साफ साफ। फिर m2 कितना है, तो 4 है, और y1 कितना है, तो -2 वो भी है, तो -2 कर दो, ठीक है। यहीं पर से मैंने ये y1 और ये y2 उठा लिया। नीचे में फिर से वही 3 + 7 करूँगा, और इतना मैं छोड़ दूंगा। इसके आगे तुम लोग मुझे होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इनको सॉल्व करने के बाद हमारा x और y का जो वैल्यू वो कितना निकल कर क्या रहा है। मेन इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट था। और तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में अगर पहुँच गए हो, शुरू से अगर वीडियो को देख रहे हो, तो तुमको अब समझ में आ ही गया होगा कि इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। और अगर तुमने शुरू से वीडियो नहीं देखा बच्चा, तो तुम लोग बता रहे हो मैं कि बहुत बेहतरीन वीडियो को मिस करने वाले हो अगर तुमने स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखा है, तो इसलिए स्टार्टिंग से जरूर देखना। अगर तुम भले 8th क्वेश्चन में भी आए होगे ना, फिर भी तुम लोग एक बार शुरू से देख लेना, तुमको मजा आ जाएगा, पूरा एक चैप्टर जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो जो 9th क्वेश्चन है अब हम लोग से बनाते हैं। अच्छा, एक सेकंड ना, एक छोटा सा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। m1 + m2 3 + 4 करके मैं डायरेक्ट 7 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एक्चुअल में ये हो जाएगा 3 + में 4 मेरा, यहाँ पर 3 + 7 नहीं होगा, ठीक है। तो हड़बड़ी में मैंने 7 कहाँ से लिख दिया, तो 3 और 4 को मैं अपने दिमाग में प्लस करके उसको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा मैं हड़बड़ी में हूँ, लेकिन इतना हड़बड़ी में नहीं रहना है तुमको एग्जाम में, तुमको आराम से बनाना है, ठीक है। अब बनाओ तुम लोग इसको, तो तुम्हारा सही आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन भी बेसिक ही दिया हुआ है। मैं समझ गया कि अगर शुरू का कोई बच्चा बना लेगा नहीं इस चैप्टर का क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन जाएंगे। 9th वाले बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि अपने पास उन पॉइंट्स का वैल्यू पता करना है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को 4 बराबर पार्ट में कर दे रहे हैं। तो तुम लोग ट्राई सेक्शन वाला तो शुरू में बना चुके हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर 4 पार्ट बस दिया हुआ है, तो और आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा चलो समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए दिया हुआ है, इधर पॉइंट बी है, उन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है, और इस लाइन को क्या कर रहे हैं, 3 ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब बोलोगे सर 3 ही पॉइंट क्यों आ रहे हैं, तो अरे मेरा बच्चा कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी लाइन को जब तुमको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा ना, तो 3 ही पॉइंट से तुम यूज़ कर सकते हो। देखो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, यानी इस पॉइंट का यूज़ करके ये पार्ट बना, फिर इन दोनों ई का यूज़ करके ये पार्ट बना, फिर इन दोनों डी और ई का यूज़ करके ये पार्ट बना, और ई और बी का यूज़ करके ये वाला लास्ट वाला पार्ट बना। तो 4 बराबर पार्ट करने के लिए 3 ही पॉइंट का यूज़ करना। अगर तुम 4 पॉइंट का यूज़ करोगे तो 5 पार्ट हो जाएगा फिर वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो हमने यहाँ पर लिख भी लिया है कि सी डी और ई जो है वो इनको 4 बराबर पार्ट में बांट दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर पार्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, ए से सी तक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर हो, यहाँ भी यहाँ पर 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, और इसको भी अपन 1 ले लेते हैं, है ना। बराबर पार्ट यानी कि सभी का जो रेशियो है वो बराबर है, सिंपल लैंग्वेज में। तो अब इसका यूज़ करके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डी का वैल्यू निकालेंगे। तुम बोलोगे सर डी का वैल्यू क्यों निकाले, पहले तो सी आता है, चलिए उसका निकाल लेते हैं। तो नहीं मेरा बच्चा, पहले डी का निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि तुम देखो जो डी है ना, वो इस पूरे ए बी के बीच में आ रहा है, यानी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इधर भी 1 और 1 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है, तो डी से बी तक 2 आ रहा है, डी से ए तक 2 आ रहा है। इसका मतलब डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हेयर यहाँ पे लिखो, हेयर D is मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, यानी हाफ अवे वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल टू, तो सिंपली हमारा फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, फिर वही y1 + y2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डी का वैल्यू निकल जाएगा। डी का निकलेगा ना तो सी और ई बहुत आसानी से निकलेगा। चलो, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये x1 कितना है, तो ये ए वाले का x1 ले लेते हैं -2, और x2 कितना है, तो प्लस वाला 2, तो -2 + 2 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। फिर इधर हमारे पास y1 कितना है, तो प्लस वाला 2, और y2 कितना है, तो 8 है, तो 2 + 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो 0 आ गया, 0 ± 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 = 0 होता है। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए, 0 हो गए। इधर 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो 5। तो 0 और जो 5 है वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसके लिए, तो इस पॉइंट d के लिए,
ठीक है। ये जो पॉइंट डी है इसका जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, तो 0 और 5 हो गया। एक का निकल गया, देखा बहुत आसानी से निकल गया। अब तुम लोग सी का भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तुम डी का और ए का यूज़ करो। तुम ध्यान दो कि ए का भी अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डी का भी अपने को पता चल गया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सी है ये बीचों बीच में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, ए से सी तक 1 है और सी से डी तक भी 1 है। तो इसका मतलब सी भी क्या होगा, इस ए डी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे ऑल्सो सी इज़ मिड पॉइंट, वो क्या है हमारा मिड पॉइंट है ऑफ ए डी। ये ए डी का मिड पॉइंट है, पॉइंट्स लिखा गलती से। तो ए डी का अगर मिड पॉइंट है तो इसलिए जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से लगा सकते हैं। x1 + x2 करेंगे डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 करेंगे और डिवाइड बाई 2, तो हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस बार x1 और x2 मेरा अलग अलग हो जाएगा, मतलब जो पिछले बार था वही नहीं रहेगा ना। इस बार ए वाला जो है मेरा ये वाले पॉइंट, ये मेरा x1 और y1 है, और जो डी का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला है ये मेरा x2 और y2 है। बुझा गेल, तो बस यही चीज़ करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x के लिए हमारे x1 के लिए हम लोग ले लेते हैं, किसको ले, ए वाले का वैल्यू ले लेते हैं -2 और प्लस x2 का वैल्यू हमारे पास 0 है ना। ये d का देखो ये 0 है। उसके बाद डिवाइड बाई 2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y1, तो y1 कहाँ गया मेरे पास, y1 ये वाला है हमारे पास 2 है ना, प्लस वाला 2, और उसके बाद फिर y2 हमारे पास कितना है, तो ये 5 है, तो 2 + 5 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो यहाँ से जो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे तुम्हारे -2 डिवाइड बाई 2 और प्लस में हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 और 7/2 ये आ गया तुम्हारा सी के कोऑर्डिनेट्स। और उसी तरीके से अगर तुम ई के कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहो तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि देखो डी और बी के बीचों बीच में हमारा पॉइंट ई आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक डी से ई तक 1 है और बी से ई तक भी 1 ही आ रहा है, यानी कि हमारा ई जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी का। यहाँ पर फिर वही चीज़ लिख दो, ऑल्सो डी नहीं सॉरी ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी बी। चलो होमवर्क दे दूँ, इसको दे दूँ कि नहीं दे दूँ, चलो बना ही देता हूँ। तो लोग सर पूरा होमवर्क दे रहे हैं, मेरे को तो छापना था, मेरे को तो अपना होमवर्क स्कूल का करना था, इसलिए मैं आपको वीडियो देख के फटाफट छाप रहा था ताकि फ्री फायर खेल सकूँ। तो जो बच्चे लोग वैसा वाले होंगे हम लोग देख करके छाप सकते हो, और जो बच्चे समझ नहीं आए थे वो पॉइंट ई का खुद से निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, x1 + x2, बस हमारा इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, x1 हम लोग किसको ले लें, तो डी वाले को x1 ले लेते हैं जो कि 0 है, और x2 हम लोग किसको लेंगे, तो b वाले का x2 लेंगे जो कि 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाई में 2 हो गया। y1 हम लोग किसको लेंगे, तो x1 वाले को लेंगे, सॉरी d वाले को मतलब लेंगे y1, तो ये हमारे पास 5 है y1, यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ मैं, और y2 हम लोग b वाले को लेंगे जो कि 8 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं दिमाग में ही, तो 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 में से 2 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और इधर हमारा 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 को 2 से डिवाइड नहीं दिया जाएगा तो 13 डिवाइड बाई 2 ही हो जाएगा। तो ये तीनों जो होंगे इसके आंसर हो जाएंगे। डी का हो गया 0 और 5, बक्से में क्लोज भी कर देता हूँ ताकि जब टीचर चेक करें तुम्हारे तो मज़ा आ जाए। तुम लोग ऐसे ही करना हमेशा, बक्से में क्लोज कर देना ताकि देखने वाले को मज़ा आ जाए, चेक करने वाले को कि बच्चे ने अच्छे से एकदम आंसर निकाल करके अलग अलग सेपरेट भी कर दिया है। तो ये वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक लास्ट 10th नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और ये जो नया चैप्टर तुम्हारे लिए था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुमको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो 10th वाला लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत प्यारा सा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस का एरिया निकालिए अगर उसके वर्टिसीज के कोऑर्डिनेट्स इतने इतने दिए हुए हैं, टेकन इन ऑर्डर, ABCD 4 वर्टिसीज है, चारों के दे दिए हैं, और जबरदस्ती के यहाँ पे हिंट दिया है, जिससे मेरे बच्चे लोग बुड़बक दिख रहे हैं इसको बुक वाले को, जबकि मेरे बच्चों को पता होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। ये बच्चों को मेरे पहले से पता है, ये सब देने की जरूरत नहीं है, पता है ना, झूठ मत बोलना बेटा, पता है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर पता था मुझे पहले से, जिनको नहीं पता है वो भी बताओ कि नहीं सर हिंट दे दिया तो मैं बच गया, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो चलो जो भी होगा कमेंट करके बताना, और इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बनाने की कोशिश की है। अगर तुमको रोम्बस दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो भैया मेरी गलती नहीं है, थोड़ा सा पेन छोटा हो गया। रोम्बस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ कि एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, जैसे स्क्वायर में चारों बराबर होते हैं वैसे रोम्बस में बराबर होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो बुक में दिया था वही मैंने उतार दिया है कि 1/2 मल्टीप्लाई प्रो ऑफ डायग मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि जगह नहीं था इधर। यानी कि अपने को डायगनल्स फाइंड करने हैं। डायगनल्स मतलब क्या होता है, ये जो हमारा बी से डी को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ऐसे मैं लाइन बनाऊंगा तो इसको डायगनल बोलेंगे, और ए से अगर मैं सी को मिलाऊं तो इसको डायगनल बोलेंगे। यानी कि अपने को AC निकालना है, तो मुझे AC निकालना है पहले, या फिर BD निकालना, जो भी निकालना हो। जैसे मान लो मैं AC निकाल लेता हूँ, तो AC निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो AC बाई
सॉरी AC बाई डिस्टेंस फार्मूला, इस बार लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो समझ में आ जाए। डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस नहीं यार, x2 प्लस में x1 का स्क्वायर। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक सेकंड मैं डायगोनल फार्मूला किसे भुला जा रहा हूँ, इतना सारा लगता है सॉल्व ही कर दिया ना कि मैं डायगोनल फार्मूला बताओ, कंफ्यूज हो गया। तुम लोग साथ भी ऐसा होगा बेटा, चिंता मत करो। तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। देख रहे हो दिमाग का दही, देख रहे हो किसको बोलते हैं, इसी को दिमाग का दही बोलते हैं। कि इस फार्मूला से मैंने नहीं पता कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए बच्चों को आर्यस अग्रवाल में, NCERT में, और अचानक से भी ये फार्मूला दिमाग से भागने की कोशिश कर रहा है। जाने नहीं दूंगा बेटा तेरे को मैं, रुक जा तू। तो यहाँ पर मैंने x2 x1 वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तुम लोग चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो कि x2 हम कौन सी चीज़ को ले रहे हैं, x1 कौन सी चीज़ को ले रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेट्स वगैरह तुम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिख दिया, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है। तो x2 कौन सा होगा, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं इसी को ले लेता हूँ। x2 हमारे पास -1, और उसमें से माइनस करना है x1 को, जो कि हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 हमारे पास कितना है, तो 4 है, माइनस करना है y1 को, जो कि हमारे पास 0 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर और ये प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 का स्क्वायर ये वाला। तो यहाँ से तुम्हारा -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है और +4 स्क्वायर भी 16 ही होता है। तुम जानती हो कि -4 × -4 इक्वल टू +16 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं अब सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये हमारा रूट के अंदर 32, और 32 को अगर तुम रूट से बाहर निकालना चाहो तो इसको हम लोग 4 रूट में 2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। देखो 32 को जब तुम लोग फैक्टराइज करोगे तो 2 का टेबल में 16 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में हमारा 8 टाइम पे, 2 का टेबल में 4 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 2 टाइम पे, 2 का टेबल में 1 टाइम पे आता है ना। तो 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, ये बेचारा अकेला रह गया। यानी कि 32 को हम लोग 2 जिसका पेयर बना है उसको बाहर निकाल दो, और जो बेचारा अकेले रह गया उसको अंदर रहने दो। तो 2 2 जा 4 और रूट में 2 आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा 4√2 जो है वो AC की वैल्यू निकल करके आ गया, यानी AC की लेंथ निकल करके आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अपने को कुछ मीटर वगैरह तो दिया वो नहीं था कि मीटर लेना है कि सेंटीमीटर लेना है, तो तुम इसको सिंपली यहाँ पर यूनिट्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कुछ भी हो सकता है भैया हमारा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे जो हमारा दूसरा वाला BD है उसका, है ना। अब BD इक्वल टू, फिर से वही चीज़ करेंगे, अगेन लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि हम लोग दोबारा दूसरा BD का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब x2 कौन सा हो जाएगा, तो B और D वाले में जो D है उसको आप x2 ले सकते हो। तुम किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जैसे इसको x2 ले रहा हूँ तुम इसको भी x2 लोगे तो तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। बाकी मैं इसी को ले रहा हूँ, मेरी आदत है क्योंकि एकदम सीक्वेंस बनाने का। तो हमारे पास हो जाएगा -2 और माइनस में x1 हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास कितना है -1 और y1 कितना है तो 5 है, तो -5 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व होगा तो कितना निकल करके आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 6 का हो, सॉरी ये भी मतलब माइनस से 6 होल स्क्वायर होगा। पिछले बार माइनस से हो रहा था क्या, नहीं पिछले बार ठीक था। तो हमारे पास ये हो जाएगा 36 और प्लस में हमारे पास फिर से 36 आ गया, तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर 72। और 72 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये कितना बन करके बाहर निकलेगा भैया, चलो देखते हैं जल्दी से। 72 अगर ये सब काम रफ में करना है ना, तो मैं एग्जाम में ऐसे बगल में मत करना, बस समझाने के लिए फटाफट कर दे रहा हूँ। 2 का टेबल में 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 2 का टेबल में हमारे पास 18 टाइम पे आ जाएगा, फिर 2 का टेबल में हमारे पास 9 टाइम पे आएगा, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 होगा। तो 3 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस वाले बेचारा 2 का पेयर नहीं बन पाया। यानी कि जब इसको मैं बाहर निकालूंगा 72 को, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और रूट में 2। ये हमारा BD का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे एरिया, लास्ट में एरिया निकालना था तो 1/2 करना है, और डायगनल जो हमने निकाला है AC और BD उसका प्रोडक्ट करना है। तो AC कितना था 4√2 था और BD कितना है तो 6√2 है। चलो कट कर दो, 2 से इस 4 को उड़ा देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1 है इसका तो खेले खत्म हो गया। बचा कि हमारे पास 2√2 बचा और ये हमारा 6√2 बचा। मल्टीप्लाई हमने गलती से लिख दिया, चलेगा, गलती जो है ना ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग यहाँ पर जानते हो कि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखना, मैं बस गलती से डाल दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 जा मेरा 12 हो जाएगा और √2 और √2 मिल करके 2 बना लेंगे, तो 12 2 जा हमारा 24 हो जाएगा। और 24 में भी लास्ट में जरूर लिखना इसका यूनिट। और यहाँ पर हमारे पास चूँकि एरिया निकला है, तुम जानते हैं एरिया या तो स्क्वायर में होता है, मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे इसको लिखा जाता है, इसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब तुम लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोग को ये एक्सरसाइज मुश्किल लग रहा था, वीडियो देखने के बाद तुम लोग को आसान हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आसान हुआ होगा तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना यार,
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरीके से मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तुम्हारे प्रैक्टिस के PYQs के नोट्स बनाए हैं, सैम्पल पेपर बहुत सारे बनाए हैं, सॉल्यूशन के साथ बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर बनाए हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो वो सैम्पल पेपर खरीदना तो तुम लोग मेरे 83 वाला नंबर जो पहले क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बताना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।